हम सब लोग बिजनेस स्टडीज में 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, पर बिजनेस स्टडीज की यही प्रॉब्लम होती है कि इसको इतना इग्नोर कर चुके हैं हम सब लोग अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में इतना खो चुके हैं कि बिजनेस स्टडीज को साइड कर देते हैं। हमको लगता है बहुत ही ईजी है, लास्ट मोमेंट पे हम लोग याद करके अपने पेपर में चले जाएंगे, बट यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है क्योंकि लास्ट में जब बिजनेस स्टडीज का पेपर होता है तो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण हम लोग 100 स्कोर नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको केस स्टडी क्रैक करते ही नहीं बनती, तो आप लोग क्या करते हो, गलत यहाँ पर क्रैक करोगे, गलत आंसर लिखोगे तो नंबर तो नहीं मिलने वाले। सेकंड इज कि अगर आपने केस स्टडी को क्रैक कर लिया लेकिन उसके बाद भी आपको उसके एडवांटेज, लिमिटेशन, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स अगर याद नहीं है तो आप कंटेंट नहीं लिख पाओगे और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपसे केस स्टडी तो बनती है, आपको उसका कंटेंट भी याद है, लेकिन आपसे आंसर लिखते नहीं बनता, यानी कि प्रेजेंटेशन नहीं आता है। और आज की वीडियो में आपको प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ एंड बिलीव मी, अगर आपने केस स्टडी को क्रैक कर लिया और आपसे प्रेजेंटेशन बनता है तो अगर आपने कम कंटेंट भी लिखा है लेकिन वो आपको 100 मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही अच्छा यहाँ पर हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में देखेंगे कि जो टॉपर्स हैं वो अपने आंसर शीट में कैसे आंसर्स लिखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे आज और यहाँ पर हम लोग उसको अपनी आंसर शीट में अप्लाई करेंगे। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने आंसर में याद रखना है दैट इज कि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे आंसर्स को ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको यूज़ करना है यहाँ पर पॉइंट्स का। अगर मैं बात करता हूँ टॉपर्स के आंसर शीट को तो आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं और उसके हिसाब से पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर किया है। होता क्या है कि हर जो स्टेप होता है उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आपने 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जो आपका चेकर होता है वो डायरेक्टली देखेगा भाई अच्छा भाई पॉइंट्स में लिख के 4 पॉइंट लिखा, डायरेक्टली यहाँ पर टिक मार्क करके आपको पूरे 4 के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बट लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखते हो तो यहाँ पर चेकर को पहली बात तो अच्छा नहीं लगता है, उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ना भी नहीं है, वो बस ये चाहता है कि यहाँ पर आप उसके हिसाब से काम करो, यानी कि उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना अपन को उसके लिए आसान बनाना है। तो अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो रीड करना बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आपको ये समझना है कि आपको अपने आंसर्स में वर्ड लिमिट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखते हैं और उनको ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि भैया मैं ज़्यादा लिखूंगा तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एक्चुअली में बहुत ही गलत है। अगर आप लोग देखोगे तो जितने भी बच्चे वर्ड लिमिट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर उनको आराम से पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है, लेकिन जो वर्ड लिमिट को एक्सीड करते हैं, ज़्यादा लिख देते हैं, उनके नंबर यहाँ पर कट हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितना भी आपका आंसर है उसके हिसाब से आप लोगों, जैसे कि यहाँ पर टॉपर को 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था तो उसने उसके हिसाब से ही यहाँ पर लिखा है। और अगर आप देखोगे तो पॉइंट्स बहुत ही छोटे छोटे से यहाँ पर जो है लिखे गए हैं, वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ज़्यादा बिल्कुल लिखने की कोशिश नहीं की गई है। तो आपको भी अपने बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम में बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। अब जो थर्ड सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो दैट इज कि यहाँ पर कट कैसे करना है, यानी कि अगर आपका कोई स्पेलिंग इनकरेक्ट हो जाती है या फिर आपने कोई गलत वर्ड लिख दिया है तो उसको कट कैसे करना है, या फिर पूरा आंसर ही आपने गलत लिख दिया तो उसको कैसे कट करना है। तो यहाँ पर जो सिंपल चीज़ होती है दैट इज कि आपको एक सिंपल कट लगा देना है, सिंपल ऐसा एक लाइन मार दिया, खत्म बात। तो अगर आप लोग टॉपर को भी देखते हो तो यहाँ पर उनने सच लिख दिया था, लेकिन उसके अगर उनको वेरियस माल प्रैक्टिसेस लिखना था तो उन्होंने सच को बस एक ऐसा करके काटा है और ऊपर जो है यहाँ पर वेरियस लिख दिया गया है। ये होता है टॉपर की निशानी। तो आपको यहाँ पर देखो, आपका जो चेकर है उसको नहीं पता है कि आप अपने स्कूल में टॉप करते हो या फिर आपके सबसे कम नंबर आते हैं या फिर आप एवरेज स्टूडेंट, उसको बिल्कुल नहीं पता कुछ। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से बिल्कुल नीटनेस के साथ उसको कट करते हो तो उसको लगेगा नहीं भाई इसने देख करके आया वीडियो, उसको पता है कि कैसे इंप्रेस करना है, ये इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पर इंप्रेस हो जाएगा। वहीं पर अगर आपने बहुत सारा ऐसा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारा ऐसा कट मार देते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती होती है, उसको बिल्कुल भी आपको रिपीट नहीं करना है यहाँ पर बिल्कुल भी, ठीक है। तो नीटनेस के साथ यहाँ पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा और लिटरली ये आपके चेकर को या जो भी बंदा होगा वो आपसे इम्प्रेस हो ही जाएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। और उसको इम्प्रेस करने का एक ही तरीका है दैट इज फ्लो चार्ट्स बनाना। अपने फ्लो चार्ट्स को इतने अच्छे से बनाओ कि यहाँ पर भैया मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक और टॉपर की कॉपी दिखाता हूँ और इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखोगे
कितना अच्छा फ्लो चार्ट यहाँ पर बना करके रखा है। अगर आप ध्यान से देखते हो इनकी स्पेलिंग, मतलब जो इनकी हैंड राइटिंग है वो उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्लो चार्ट बनाया है, जल्दी जल्दी में बनाया है, वो तो दिख रहा है, बहुत अच्छे से बनाया है। ये देखो यहाँ पर क्लाउड्स टाइप के बना दिए गए हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के यहाँ पर फीचर्स बताए गए हैं कि कैसे फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आंसर्स को यहाँ पर लिखने का, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर मैं बात करता हूँ और एक और एग्जाम्पल की यहाँ पर, तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर एक पूरा मैनेजर ही बना दिया गया है और डिवीजन ऑफ वर्क को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये मैनेजर का एक ऐसा छोटा सा चीज़ बना दी है। ज़्यादा कोई ड्राइंग करने नहीं बैठना है, कलर नहीं करना है, अपन को नॉर्मली एक छोटा सा यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन टाइप का बनाना है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं ये आपको दूसरों की जो कॉपीज़ होती है जिसमें बस टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे आपको अलग कर देते हैं। हम सब लोगों को पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर पिक्चर्स अगर आप थोड़ा सा बना देते हो, थोड़ा सा ऐसे करके एक्सप्लेन करते हो, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके में ऐसे बना होता है कि यार ये चीज़ इसको एप्पल बोलते, इसको ये बोलते। सिमिलरली आपको भी अपनी जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर ऐसे करके इलस्ट्रेट करना है। देखो कितने अच्छे से यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क को बताया गया है, साइड में लिखा हुआ है, बस एक छोटा सा आपने एक इलस्ट्रेशन बनाया और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। लिटरली बहुत अच्छे से ये जो चीज़ें होती हैं आपके फेवर में जाती हैं। अगर मैं आगे देखता हूँ तो फिर से यहाँ पर जो टॉपर है उनने बहुत अच्छे से पूरी की पूरी चीज़ों को यूज़ किया है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पर दो लोगों के बीच का एक कॉन्वर्जेशन यहाँ पर बता दिया गया है कि जो बॉस है वो बोल रहा है आई एम गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% फॉर दिस मंथ। तो सेल्स पर्सन बोल रहा है बट सर आई हैव नो अथॉरिटी आइदर टू इंक्रीज सेल्स एक्सपेंस और टू अपॉइंट अ न्यू सेल्स पर्सन। बेसिकली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है कि दोनों में मैच नहीं है, बट यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें भी इलस्ट्रेशन का यूज़ किया गया है। इलस्ट्रेशन मतलब हो जाता है कि आपने ऐसे जो पुतले टाइप के होते हैं ये बना दिए हैं। तो आपको भी ऐसी छोटी मोटी ड्राइंग्स करते आना चाहिए और ये लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा मत बोलना कि तुमसे नहीं आता है। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बना करके आप लोग साइड में छोटा सा टेक्स्ट लिख सकते हो और इससे आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है और एग्जाम्पल्स में भी तुम्हें यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उसको तुम किस में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने सबसे ऊपर यहाँ पर यूज़ किया था, तो कोई प्रोसेस बताना है, कोई एडवांटेजेस बताना है, कोई डिसएडवांटेज बताना है, उसमें तुम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको लगता है कि यहाँ पर हैंड राइटिंग जो होती है ना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। और सच बताऊँ तो मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो उस टाइम पर मैं ना एक्चुअली वीडियोस देख रहा था कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, बट एक्चुअली में हम लोग हैंड राइटिंग ना सुधार नहीं पाते हैं, बहुत टाइम लगता है, इतने साल की आदत है और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ऐसे बिल्कुल गंदी हैंड राइटिंग लिखते हैं। तो क्या हैंड राइटिंग का फ़र्क पड़ता है आपके आंसर्स में? तो देखो यार, फ़र्क तब तक ही पड़ेगा जब तक आपके आंसर समझ में ना आए। अगर आप एक लेटर लिख रहे हो और वो जो आपका चेकर है उसको समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसको गुस्सा आने लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको बस इतना करना है कि अपनी आपकी राइटिंग समझ में आए, मतलब मैं भी देखूं, आप भी देखो, तो आपको भी बाद में जब रीचेक करो तो समझ में आए और आपका जो चेकर है उसको भी यहाँ पर आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपर है उनकी हैंड राइटिंग मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर इनकी जो राइटिंग है वो समझ में आ रहा है कि वी हैव क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। बस अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे राइटिंग से कोई दिक्कत नहीं। ऐसा CBSE वालों का कहना है, ऐसा चेकर का कहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैडम ने यहाँ पर इनको पूरे नंबर दिए और ये टॉपर भी बन गए। तो यहाँ पर हैंड राइटिंग में मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि सही करने के थोड़े से टिप्स बता देता हूँ कि यहाँ पर हैंड राइटिंग जो है वो आप क्या करो, कर्सिव में मत लिखो, एक एक लेटर लिखो कि A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा। अगर ऑर्गेनाइजेशन लिखना है तो ORG, अपन क्या करते हैं ORGAIN, समझ रहा? तो ऐसे करके अपन लोग पूरी पूरी स्पेलिंग बनाते हैं। तो कर्सिव की जगह आप लोग सिंगल लेटर लिखो, कुछ दिन में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। सेकंड क्या होता है कि आपको स्पेस बहुत अच्छा देना है कि अगर 2 वर्ड्स लिख रहे हो उसके बीच का स्पेस आपका 1 नंबर होना चाहिए ताकि वो दोनों वर्ड्स अलग अलग समझ में आए। साथ ही साथ आपको लाइंस का यूज़ करना है कि अगर आपने एक आंसर लिखा या फिर एक पॉइंट लिखा तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हो ताकि दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट अलग अलग दिखे। तो यहाँ पर लाइंस को छोड़ना है, स्पेस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता आपकी हैंड राइटिंग अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक बात मेरी और ध्यान में रखना कि अपने जो आंसर्स हैं, अपने जो क्वेश्चंस है, कोई भी नया क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी नया सेक्शन कर रहे हो, सेक्शन A B में आता है तो अगर सेक्शन B कर रहे हो तो नए पेज से स्टार्ट करो। अगर नया क्वेश्चन कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो नए पेज से स्टार्ट करो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अपन का जो आंसर होता है वो नेक्स्ट पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है। तो अगर स्टार्टिंग में खत्म हो गया तो उसके बाद 2 लाइन ऐसे पेंसिल से मारना आपको, फिर यहाँ जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करना है। वरना मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हर बार जो न्यू क्वेश्चन होता है उसको नए पेज से ही स्टार्ट करना है।
अब मैं अपनी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपको लिटरली बहुत सारे नंबर दिलवा सकता है, जिसके थ्रू ही आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये पॉइंट नहीं यूज़ किया तो आपके नंबर कट भी जाएंगे। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं टॉपर को भी दिखाऊंगा। टॉपर ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है कि जहाँ पर भी आपके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स का आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट था, इसका इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या था? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। सेकंड पॉइंट का था स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। थर्ड का था टैक्सेशन पॉलिसी। फोर्थ का था ग्रोथ पर्सपेक्टिव। सबको अच्छे से आपको हाईलाइट करना है। देखो, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, अपनी मिरर सेल्फी लेते हैं। मिरर सेल्फी लेते टाइम आईफोन सामने रखते हैं, उसका जो लोगो है वो बहुत अच्छे से दिख रहा होता है। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपका फोकस कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं कि भाई उनके पास आईफोन है। सिमिलरली आपका जो आंसर है वो पॉइंट्स में आपने लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, बट आपको अपने आंसर की तरफ चेकर का दिमाग नहीं लेकर के जाना है। आपको लेकर के जाना है इन कीवर्ड्स के ऊपर कि देखो मैंने इन कीवर्ड्स का यूज़ किया है, मतलब कि मेरा आंसर तो सही ही होगा। और ये जो चेकर होता है लिटरली वो कीवर्ड्स ही ढूंढता है आपके आंसर्स में। तो यहाँ पर कीवर्ड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिससे समझ में आता है कि अच्छा भैया ये मेन वर्ड है, तो उन मेन वर्ड्स को हाईलाइट करो। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इन्होंने एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लिखा है, उसमें कुछ लेस वेस्टेज करके इनको एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा, इन्होंने उसको अंडरलाइन कर दिया। इसके अलावा मैं ऊपर भी एक बार जाता हूँ तो बताऊँगा, तो इन्होंने बहुत सारी जगह पर अंडरलाइन बहुत अच्छे से किया। अगर आप पूरी कॉपी को देखते हो तो हर आंसर में जितने भी वर्ड्स आपको लगते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो और उसको अच्छे से हाईलाइट करो। इवन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उनको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो इन्होंने नहीं लिखा है, बट आप लोग को मैं एक और प्लस यहाँ पर एडवाइस देता हूँ कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको आप पूरा का पूरा कैपिटलाइज्ड लेटर्स में लिख सकते हो। उससे वो अलग से ऐसा हाईलाइट होगा, वो डायरेक्टली इसको चेकअप करेंगे और यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज की वीडियो से कि आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। अब मुझे पता है कि तुम लोग को प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत जा रही थी, जो कि आज सॉल्व हो चुकी है, बट इसके अलावा आपको बिजनेस स्टडीज़ को याद करने में और केस स्टडी क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर। सो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो और साथ ही साथ मेरी भी हेल्प हो कि मेरे चैनल को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाएं और ये जो फैमिली है, ये जो कम्युनिटी है वो ग्रो होती रहे। सर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।